नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कल से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। ऐसे में सत्र और सत्र की तैयारी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देखें। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच सत्र से पहले बीएससी की बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी और बताया कि 3 दिन का सत्र होने जा रहा है। आपका ये हर बार का ही रहता है। सरकार का तर्क था कि ये समय काफ़ी है और अगर उस समय की थोड़ी बहुत कमी होती है तो लास्ट दिन के अंदर हम उसको सदन को घंटा 2 घंटा 4 घंटा बढ़ा सकते हैं, ताकि वो सदन की जो कार्यवाही या सदन की जो विधायी कार्य है उसको पूरा किया जा सके। एक विषय और आदरणीय हुड्डा जी ने रखा था कि जो 0 आवर है उसके अंदर जो समय है वो 3 मिनट का कम है और उसको 4 मिनट का कम से कम होना चाहिए। हमने कहा है कि कल विधानसभा सदन के अंदर, क्योंकि ये प्रस्ताव पास हुआ है कि 3 मिनट का समय रहेगा, विधानसभा के अंदर दोबारा जो विधायकों की राय लेंगे, अगर सभी विधायक कहेंगे कि 4 मिनट की है तो उसको हम 4 मिनट भी करने में हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें बोलने वाले सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी। जैसे अब 20 सदस्य बोलते हैं 3-3 मिनट, तो वो फिर 15 सदस्य ही अपनी बात रख पाए। वहीं सत्र को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी रणनीति तैयार कर ली है। जी हां, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में हुड्डा आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की फाइनल रूपरेखा तैयार कर ली। देखिए, जैसे अभी सीएलपी की मीटिंग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हुई है, विपक्ष शीतकालीन सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम चाहते हैं सरकार भी पूरी तैयारी करके आए। बहुत सारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं, यमुनानगर में जहरीली शराब की वजह से जो डेथ हुई, इसके अलावा प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और खास तौर से शिक्षण संस्थाओं में जिस प्रकार से बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये भी हमारे लिए एक चर्चा का विषय रहेगा। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में ये खेल चलता रहा, सारे यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं यहाँ पर, इनको सरकारी इंस्टीट्यूट खोलने की बजाय स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है, रेगुलर भर्ती करने की बजाय हरियाणा कौशल निगम के तहत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, यही कारण है कि यहाँ पर क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष के अलावा सीएम ने मंत्रियों और अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ हरियाणा निवास में ब्रीफिंग मीटिंग ली। जाहिर है, हर बार की तरह इस बार का सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। देखना यह है कि किन किन मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी, रमन सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलू, प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत पोपली जी आपसे, क्या कुछ तैयारी है सत्र को लेकर? देखिए, शीतकालीन सत्र 15 तारीख से है और जैसा कि हमारे नेताओं के बयान आ रहे हैं और जैसा कि पहले भी होता हुआ है, तमाम तरह के जवाब के लिए हम तैयार रहते हैं। और जितने भी सत्र गए हैं, हमने देखा है कि हमारे जो मंत्री हैं वो अपने जवाब के साथ तैयार रहते हैं और मुख्यमंत्री जी भी बीच बीच में उठकर वो अगर लगता है कि उनको कहीं पर आवश्यक है तो उसको भी जवाब देते हैं। और मैंने तो जिस ढंग से उनको जवाब देते हुए देखा है कि उनको तो डेटाज जो हैं कहीं ना कहीं जुबानी याद रहते हैं या थोड़े बहुत वो पेपर पे देखते हैं, अदरवाइज क्योंकि जो काम किए उनको जुबानी याद रहते हैं तो उसको वहाँ से क्लियरली बता भी पाते हैं, वहाँ एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो बहुत बार हमने ये भी देखा ज्योति कि जब भी विधानसभा सत्र चलता है तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी विपक्षी पार्टी हैं वो शुरुआत में तो कहते हैं, जैसे अब कल शुरू हो रहा है तो आज हमने भी बयान सुना, गीता बुक्कल जी बोल रहे थे, हुड्डा जी बोल रहे थे, सभी का बयान आ रहा था कि विधानसभा सत्र है, हम तैयार होकर आएंगे, आप भी तैयार होकर आइए। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टी अगर कहीं पर तैयार होकर आते हैं तो वो एक ही चीज़ है, वो है वॉकआउट।
ये आकर चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं और लास्ट में वॉकआउट कर जाते हैं। तो मेरा भी इनसे अनुरोध है, उनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, कि अपनी बात को रखें, जो प्रश्न है वो पूछें, कोई मुद्दे हैं उसको उठाएं, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन ये वॉकआउट वाला काम नहीं हो कि आप वॉकआउट कर जाते हैं, क्योंकि जो जनता का पैसा लगा हुआ है इस सत्र में और उसको पूरे समय को वॉकआउट में निकाल देना। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताना चाहूंगी कि कंवरपाल गुर्जर जी एक बार कहते रह गए कि हुड्डा साहब आपने तो अपने मन की कह दी, आप अपनी बात कह के उठ के जा रहे हैं, कम से कम हमारा जवाब तो सुन लीजिए। वो एक बार नहीं, उन्होंने कम से कम 4 बार इस बात को बोला, लेकिन उन्होंने यूं हाथ हिलाया और सीधा वहां से चले गए, क्योंकि लाइव हर एक चैनल पर आता है और आपके चैनल पे तो बहुत लंबे समय तक वो बीच में कहीं पर आप ब्रेक भी नहीं देते। तो उसमें भी बड़ा क्लियरली दिखाई दिया था, वो हाथ हिलाकर जा रहे थे और बार बार कहा जा रहा था कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगाकर निकल रहे हैं, कम से कम हमारा जवाब तो सुन लीजिए। अब वो बाहर निकल गए और उसके बाद जवाब दिया गया। तो मेरा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे यही कहना है कि अपने जो विधायक है उनको तैयार करके आए, जो प्रश्न पूछे, क्योंकि अधिकतर विधायकों के तो रटे रटाए ऐसे क्वेश्चन है। मैं ज्योति बताऊं कि कुछ एक, चलिए और छोड़िए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक की बात कर लेती हूँ। वो आते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, वो हर सत्र में उनका उसी से रिलेटेड प्रश्न होता है, जबकि उसका जवाब उनको बता दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम बता दी, लेकिन वो कुछ एक चीजें हैं जो उनको पता है कि मुद्दा बनाना है। टेक्निकल प्रॉब्लम फिर ऐसी जो ठीक नहीं हो पा रही? नहीं, ज्योति, मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम इसलिए ठीक नहीं हो पा रही है, हम सबको मालूम है कि जो एम्स की जमीन है, वो जमीन किसानों ने नहीं दी थी, ये सबको पता था। जब तक वो जमीन नहीं देंगे तब तक एम्स कैसे बनेगा? जमीन तो किसानों ने ही देनी थी ना, हम सबको पता था। अब उस विषय को हर बार उठाना, या तो उसका कोई सोल्यूशन निकले, या किसानों के पास जाएं, उनसे बात करें, जमीन की बात करें, लेकिन वो तो हमारे नेता लगातार कर ही रहे थे। और अब वो जो क्लियर हो गया तो 4 दीवारी बन चुकी है और बहुत जल्दी उसको जो है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, ये सब हम जानते हैं। एक विषय और था ज्योति, समय को भी लेकर यहाँ पर बार बार बात कही जा रही है। मैं ये मानती हूँ कि मेरी सरकार जब से आई है तब से हम साल में 3 बार सत्र बुला रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात कर लें तो साल में 2 बार सत्र आते थे, 6 महीने बाद एक सत्र बुलाना आवश्यक है, वो भी इसीलिए, और उसको भी कम से कम टाइम में रखा जाता था। कितने लोगों को इन्होंने बाहर निकाला था वो कैलकुलेट कर लें, कितने देर तक इन्होंने सत्र चलाया था, हमारा देख लें 9 सालों का, इनका देख लें, और कैलकुलेशन में बड़ा क्लियर आ जाएगा। लेकिन क्या है, या तो बाहर निकल जाना है, वॉकआउट कर जाना है, या फिर बाहर से शोर मचाना है कि समय नहीं मिल रहा। जबकि क्वेश्चंस के लिए भी ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर कोई प्रश्न में कोई कुछ कंफ्यूजन है कि हमारा लगा दिया, हमारा नहीं लगाया, तो लॉटरी सिस्टम से कर दो ताकि सबका प्रश्न आ जाए, उससे मिलते जुलते प्रश्न है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये भी एक प्रक्रिया मेरी सरकार के द्वारा की गई है, ताकि सभी को प्रश्न पूछने का मौका मिले। और हम टाइम भी, अगर ऐसा नहीं है कि टाइम हो गया और अभी मामला कोई चल रहा है तो उसको हाउस को एडजर्न कर देते हैं, टाइम को आगे बढ़ा दिया जाता है ताकि सबको अपनी बात कहने का मौका मिले। बस वॉकआउट जो कर जाते हैं वो ये बता देता है कि इनके पास बाहर शोर मचाने के लिए, अंदर इनके पास कुछ पूछने के लिए नहीं है हाउस के अंदर। जी चलिए, आपकी इन बातों का जवाब लेंगे। रमन जी, अंदर सदन में कुछ कहने को है नहीं कांग्रेस के पास, समय के लिए बार बार कहते हैं कि समय कम है, अवधि कम है, लेकिन अंदर जब बात आती है सुनने की कि आपने प्रश्न अगर किया तो उत्तर तो सुने, तब आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। देखिए ज्योति जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं चाहूंगा कि सभी धैर्य से सुने। कांग्रेस पार्टी चर्चा चाहती है, न वॉकआउट करना चाहती है, न हंगामा चाहती है, क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो किसान को लेकर हो, हम चर्चा चाहते हैं। हेल्थ पे हम चर्चा चाहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं है। 2 महीने से हेल्थ मिनिस्टर ने हरियाणा के क्या हाल कर दिया हेल्थ का, सब जानते हैं, एक छोटी सी ट्रांसफर के पीछे। दूसरी बात, हम शिक्षा पे चर्चा करना चाहते हैं। शिक्षा का हाल ये है कि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, तो हमारी तो तैयारी पूरी है। दूसरी बात, हरियाणा में सड़कें टूटी हुई हैं, हम चर्चा चाहते हैं। नशा हरियाणा के हर कस्बे से लेके शहर से लेके गांव तक, गांव से लेके शहर तक पहुंच चुका है, हम चर्चा चाहते हैं। सरकार भागना चाहती है। यमुनानगर में जहरीली शराब से इतनी मौतें हो गई, हम उस पर चर्चा चाहते हैं। उसके बाद आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 10 मुद्दे तो मैंने ही ज्योति जी आपको गिनवा दिए। कौशल रोजगार निगम के थ्रू जो सरकारी नौकरियों का इन्होंने एक भट्ठा बिठा के रख दिया है। जिस प्रांत में बेरोजगारी का ये आलम है कि आज डोंकी में
बच्चे मौत के मुंह में ज्योति जी अपनी जमीनें बेच के गांव से जा रहे हैं। ये सरकार की एक रोजगार की पॉलिसी है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले भी कहा है, आप सेशन में समय की बात करते हैं, आप के बराबर में हिमाचल प्रांत है जहां पे हमारी कांग्रेस की सरकार है। आप हरियाणा के मुकाबले ज्योति जी उसको देखो, छोटा स्टेट है, फिर भी वहां एक हफ्ते के सेशन चलते हैं। तमिलनाडु केरला चले जाइए, एक महीने के सेशन चलते हैं। आज के दौर में विपक्ष चर्चा चाहता है और ये सरकार चर्चा से भागना चाहती है। भागने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विधानसभा के पटल पे जनता ने देखना है कि कौन जनता के मुद्दे उठा रहा है और कौन मुद्दों से भाग रहा है। हम हमेशा से एक बात कहते आए हैं ज्योति जी कि कांग्रेस पार्टी चर्चा चाहती है, समय बढ़ाइए। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आपने इतने विकास कार्य किए हैं, तो आप समय की अवधि बढ़ाए और हर मुद्दे पे चर्चा हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन सरकार के दो चेहरे हैं कि भाग जाते हैं, सेशन कम रखते हैं और उल्टा कांग्रेस पे ठिकरा फोड़ देते हैं। ये सत्य भी है। और जैसे अब मेरी बहन वंदना पोपली जी ने कहा, इनकी पार्टी के पीछे विधायक थे महेंद्रगढ़ से, उन्होंने खुद एक मुद्दा उठाया था कि हमारे यहाँ तो जी सड़कें टूटी हुई है। कांग्रेस के विधायकों की बात करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा पहले दौर में समय कितना था। ज्योति जी, बीजेपी के सिर्फ 4 विधायक होते थे, आज हम 30 विधायकों के साथ विधानसभा के पटल पे खड़े हैं। क्वेश्चन हमारे ज्यादा होंगे, सबको पता है। विपक्ष में होने के नाते हम जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, दुकानदार की। तो जनता ये सब देख रही है और सरकार मुद्दों से भाग रही है, चर्चा नहीं। आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं, ये कहा पोपली जी ने कि बात जो पूछनी थी वो पूछ ली, मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार की ओर से, मंत्री की ओर से जब उत्तर दिया जाता है तो सुनते नहीं। देखिए, वंदना पोपली जी बड़ी सम्मानित है मेरे लिए, ये खुद भी जानते हैं। लेकिन अगर ये बचकाना बयान देंगे तो इस बात का तो मेरे पास जवाब, मुझे नहीं लगता कि इनके ऐसे ऐसे बयानों के जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता यहाँ बैठा। अगर इतनी हिम्मत है तो सेशन की अवधि बढ़ाएं। हम चाहते हैं, मैंने ये कहते हैं ना, मुद्दे नहीं है ज्योति जी, 10 से 15 मुद्दे तो मैंने आपको गिनवा दिए। आप भी सेशन को फॉलो करेंगे और आप भी देखना कौन भागता है चर्चा से और कौन खड़े होकर चर्चा करना चाहता है। ठीक है, पोपली जी कुछ कहना है? देखिए, रमन सिंह जी ने सम्मान जताया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन बचकाना बयान किस तरह से कहा वो मुझे समझ नहीं आया। नंबर 1, वॉकआउट विपक्ष करता है और बार बार आप लोग करते रहे हैं। आप चाहे तो इतिहास उठाकर देख सकते हैं, पिछले सेशन का, उससे पिछले सेशन का, उससे पिछले, मतलब आप हर एक सेशन में देखेंगे। विजेंद्र रेड्डी जी बैठे हैं, वो भी बता देंगे। ज्योति, आप भी देखती हैं, आपको भी मालूम है किस प्रकार से वॉकआउट कर जाते हैं। अब सरकार तो वॉकआउट करेगी नहीं। आप कह रहे हैं सरकार भाग रही है, सरकार तो वॉकआउट नहीं कर रही है ना, सरकार तो वहीं पर खड़े होकर आपके प्रश्नों का जवाब दे रही है। और आप बार बार, आपने 10 मुद्दे आप याद करके आए, आपने उनको बोल दिया, सरकार लेकिन भाग रही है। इसका तात्पर्य ये है कि आप टाइम ही कम देते हैं, सेशन की अवधि कम रखते हैं, जो कि कांग्रेस कहती है, तो भागना हो गया, कांग्रेस डिसाइड होता है। दूसरी बात, इन्होंने एक प्रश्न को लेकर कही, उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ के इनके विधायक, तो जहां तक मुझे ध्यान है महेंद्रगढ़ से रामदान सिंह जी विधायक हैं, वो हमारे आदरणीय सम्मानीय, पर वो भाजपा के नहीं है। हाँ। ये तो मुझे लगता है आपको भी याद रखना चाहिए था। तो अगर, चलिए मैं आपकी बात ये भी मान लेती हूँ कि भाजपा के किसी विधायक ने कोई प्रश्न पूछ लिया, तो मुझे याद है एक विषय कि एक बार नैना चौटाला जी ने एक प्रश्न पूछा था दुष्यंत चौटाला जी से, तो सब लोगों ने वहां पर बैठे हुए हंसकर कह दिया कि ये तो आप घर में करवा लेते, घर की बात थी। भाई, जब देश की सबसे बड़ी अदालत संसद है, तो यहाँ पर हरियाणा की भी सबसे बड़ी अदालत, माफ कीजिए, देश की सबसे बड़ी अदालत संसद है, तो हरियाणा की भी सबसे बड़ी अदालत विधानसभा है ना। तो जो प्रश्न विधानसभा में पूछे जाने चाहिए वहां तो पूछे जाएंगे। तरीका यही है कि विधायक जो है वो मंत्रियों से पूछेंगे, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। आपको जानकारी नहीं है तो बात अलग है, तो मुझे लगता है इस जानकारी को भी दुरुस्त करना चाहिए। रमन जी को सरकार भाग नहीं रही है, हम तो फिर कह रहे हैं दूसरे पैनलिस्ट को फटाफट पूरे दिन में रुक के दिखा दीजिए। आप ये 3 पूरे दिन में रुक के दिखा दीजिए, तो मैं मान जाऊंगी। वॉकआउट तो आप ही करते हैं ना। ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। जरूर। रमन जी क्या कह रहे थे? देखिए ज्योति जी, मैं बात सीधी और स्पष्ट फिर से कहना चाहता हूँ। क्या एक महेंद्रगढ़ के विधायक की चर्चा हो रही थी? महेंद्र जिले से इनके भी विधायक बने हुए हैं, अपने आंकड़े आप भी दुरुस्त रखें। उन्होंने विधानसभा के पटल पे कहा था कि हम सरकार में हैं, फिर भी हमारे यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं। ये जग जाहिर है, पिछला आप सेशन देख लीजिए। ज्योति जी दूसरी बात कही कि कौन चर्चा चाहता है, आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इन्होंने बात करी लोकदल की। लोकदल तो हमेशा से बीजेपी के साथ है। राज्यसभा की वोटिंग होती है तब वो बीजेपी के कैंडिडेट को डालते हैं, राष्ट्रपति की कोई वोटिंग होती है तब लोकदल बीजेपी को वोट डालती है। और जब भी बीजेपी सत्ता में आई है, लोकदल के सहारे आई थी और आज जेजेपी के सहारे है।
तो बिल्कुल। ये तो इनकी बी टीम है, इन पे क्या चर्चा की जाती है? इतिहास गवाह, आप तो एक सीनियर एंकर हैं, बखूबी इस बात को जानते हैं। मुझे विजेंद्र दोहराना रेणु ना जी, पड़े। रेणु साहब, आप लोग कहते हैं कि 89 विधायक एक तरफ, अभय चौटाला एक तरफ, आपको बी टीम बता रहे हैं। हालांकि आप लोग कहते हैं कांग्रेस बी टीम है, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं आप लोग बी टीम है, क्या मुद्दा आप उठाएंगे? लेकिन मेरा मूल सवाल ये आपसे कि क्या के अभय के पिटारे में इस बार? हाँ, देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि 89 एक तरफ है और अभय सिंह चौटाला आप एक लोग तरफ कहते है। हैं, मैं ये जब जिस सेशन में अभय सिंह चौटाला नहीं होते हैं तो उस सेशन का मजा ही खराब हो जाता है, और प्रदेश की जनता भी और विधानसभा के सभी माननीय सम्मानित सदस्यगण भी इंतजार करते हैं कि अभय सिंह जी आएंगे, कोई अच्छा मसाला लेकर के आएंगे, और अच्छा मसाला लेकर के जाते भी हैं। इस बार अभय सिंह चौटाला जी ने लगभग 10-12 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हैं, अच्छे लेकिन मसाले ये में दुर्भाग्य कभी की बात है, कभी उनमें से भतीजे केवल से एक बहस हो जाती मुआवजे का है। स्वीकार किया। सुनिए ना, कभी तो स्पीकर के आमने सामने आ जाते हैं, कभी भतीजे दुष्यंत के साथ उनका बहस देखी जाती है, तो आप उसको कह रहे हैं कि वो अच्छा मसाला है, उसका इंतजार करता है हरियाणा। हाँ, नहीं, वो तथ्यों के साथ बात उठाते हैं और सॉलिड बात उठाते हैं, और बिल्कुल 100% सत्य बात लेकर के और उनको मजबूती के साथ रखने का काम करते हैं। जब अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा अध्यक्ष के आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न पूछते हैं तो शायद उनको डर लगता है कि ये तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका जवाब उनसे दिया नहीं जाता है, इसलिए कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। अभी वंदना जी कह रही थी कि कांग्रेस वाले वॉकआउट कर जाते हैं, वो ठीक है, वॉकआउट करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अभय सिंह जी चौटाला तो डट कर खड़े होते हैं। उनको बाहर जाने का रास्ता विधानसभा अध्यक्ष क्यों दिखाते हैं, क्यों उनको नेम करने का प्रयास करते हैं, और फिर हाई कोर्ट से उनको मुंह की खानी पड़ती है और वो वहां से वापस आते हैं। जो उनके सामने प्रश्न रखता है वो उनको बाहर जाने के लिए बोल देते हैं और गैर कानूनी तरीके से उनको नेम करने का काम करते हैं, लेकिन फिर वो विधानसभा से आकर के अपना प्रश्न उठाने का काम करते हैं। दूसरी बात, अभी रमन भाई ने कहा कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, आपका भी प्रश्न था। सही मायने में अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्रा वाले इलेक्शन को ले लीजिए रमन भाई, 14 विधायकों की वोट को कैंसिल करवाने का किसने काम किया था? अगर वो वोट कैंसिल ना होती तो सुभाष चंद्रा कभी राज्यसभा में नहीं जाते और आपका सांसद बनता वहां पर। अभी जो बीजेपी की बात आप कर रहे हैं कार्तिकेय शर्मा वाली, मैं ये पूछता हूं, यदि वो आपका एक वोट जिसका आज तक भी फैसला नहीं हुआ कि किसने उनको डाला, यदि वो एक वोट उधर नहीं डलता और आपके माकन जी को डल जाता तो क्या वो सांसद नहीं बनते? तो वो एक वोट जिसका नाम लिया जाता है, कभी कोई किरण चौधरी का लेता है, कभी सुभाष बत्रा का नाम लेता है, कभी कोई जो स्वयं मुख्यमंत्री जी को कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी को कि इन्होंने डाला होगा। तो हाँ, अभी ये देखिए, मदद आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? हमने तो खुले तौर पर कार्तिक शर्मा को वोट इसलिए दिया क्योंकि वो निर्दलीय था, वो हमारा भी सपोर्टेड था, बीजेपी का भी सपोर्टेड था और जेजेपी का भी सपोर्टेड था। हमने कोई बीजेपी को वोट नहीं दिया, हमने एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने का काम किया और हम कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने उसको वोट दिया। दूसरी बात ज्योति जी सेशन वाली आती है। सेशन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पीरियड होता है प्रदेश के लिए, देश के लिए, जहां पर प्रदेश के लिए योजनाएं तैयार की जाती है और कोई शिकायतों को सुना जाता है, आगे की एक रणनीति बनाने का काम किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि एक तो सरकार जो है हर व्यक्ति को समय दे। अब हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लगभग 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन डाले और 15-20 स्टार अनस्टार्ड क्वेश्चन डाले, उनमें से केवल एक ही मोशन को एक्सेप्ट करना वो ये दर्शाता है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हर सेशन में एक ही बात आती है कि हमने पिछले सेशन में ये क्वेश्चन उठाए, सरकार ने एश्योरेंस कर दिया, विश्वास दिला दिया कि हम करेंगे, अगले सेशन में फिर वही मुद्दे उठते हैं, फिर एश्योरेंस मिल जाता है, विश्व आश्वासन मिल जाता है। तो आखिर ये प्रक्रिया 9 साल हो गए चलती हुई, आखिर कब ये रुकेगी? ये बिल्कुल हमारे रमन भाई ने ठीक कहा कि महेंद्रगढ़ के जज्जर के विधायकों ने ये क्वेश्चन उठाए थे विधानसभा में कि हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, पैदल चलने के भी रास्ते नहीं है, और हर सेशन में यही मुद्दे उठाए जाते हैं। आखिर सरकार क्या वहां सिर्फ मुद्दे सुन करके और विश्वास देने के लिए बैठी होती है?
हमारा निवेदन है कि इस सेशन से कम इस रीत को बदलने का काम करे और सरकार दिखाए कि जो पहले मुद्दे दिए गए थे उनमें कितना इम्प्रूवमेंट है, कितना डेवलपमेंट है और कितनों का समाधान किया जा चुका है, ये इनको दिखाने का काम करना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती से प्रदेश के मुद्दे उठाती है। मुआवजे का हमारा एक स्टेटमेंट, एक कॉलिंग अटेंशन मोशन एक्सेप्ट हुआ है। मैं यहां भी पूछना चाहता हूं, खरीद की फसल में इतना भयंकर बाढ़ हमारे प्रदेश में आई, 5-7 जिले जो ना बड़े प्रभावित हुए थे, आज तक उनका मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? आज भी और जितनी भी एसआईटी की रिपोर्टें बिठाई गई थी, उन एसआईटी की रिपोर्टों को पटल पर क्यों नहीं रखा जाता, जनता के सामने क्यों नहीं लाया जाता? प्रदेश के विकास के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण, प्रदेश के भविष्य के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट, दैट इज एजुकेशन। आज एजुकेशन में 45% पद खाली क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं उनको भरा जा रहा है? ठीक है क्यों रेड्डी आज साहब, हरियाणा प्रदेश के 182 कॉलेजों में से केवल मात्र 28 कॉलेज फिट हैं, बाकी सारे के सारे कॉलेज अनफिट नैक के द्वारा किया गया है, घोषित किया गया है। ये ऐसे शिक्षा का प्रबंध नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा किसानों को खाद का हमने एक मोशन रखा है, नकली शराब का मोशन रखा है। क्यों हमारा प्रदेश महिला ठीक है रेड्डी साहब, आपने बहुत विस्तार से बात कर दी रेड्डी जी। अभी मैं डिबेट को आगे ले जाते हुए ऐसे हम सब बातों पर चर्चा करना चाहते हैं और निवेदन करते हैं हमें चर्चा का मौका दिया जाए। प्रियदर्शनी जी, हालांकि आप लोगों का विधायक तो कोई है नहीं सदन में, लेकिन आप लोगों के क्या कुछ प्लानिंग है? क्या कोई पैरेलल सेशन चलाने का या फिर कोई विरोध प्रदर्शन करने का, कोई मोर्चा निकालने का कोई रणनीति से? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हमारा कोई भी एक विधायक नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं इस बात से डिनाई नहीं करना चाहिए कि जिस तरीके से आवाज हम उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उठा रही है, सड़कों पे उठा रही है, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी पार्टी, चाहे इनेलो की बात कर लें, मैं अभी विजेंद्र भाई को सुन रही थी तो वो बोल रहे थे कि इस तरीके का मसाला देते हैं वो अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में जाके, तो मैं 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गई कि मसाला देते हैं इसका मतलब कि क्या बिग बॉस की बात कर रहे हैं या फिर हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा सत्र की बात कर रहे हैं, जहां पे बहुत गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, ना कि मसाले की जरूरत होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं जमीनी हकीकत। आज 15 तारीख से ही, अभी हाल ही में 15 तारीख से ही, कल से ही हमारे पूरी की पूरी 90 की 90 विधानसभा में हमारे प्रदेश के चारों बड़े नेताओं की अगुवाई में हम लोग एक बदलाव यात्रा कर रहे हैं। बदलाव यात्रा एक ऐसी यात्रा जहां पे इस निकम्मी सरकार के बारे में हम उजागर करेंगे कि इस सरकार ने क्या किया है। एक कहते हैं ना, जिन्होंने राम के नाम पे राजनीति की, आप ये सोचिए, रघुप्रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए, यही है ना। लेकिन ना इनके वचन गए, ना इनके प्राण जा रहे हैं, ना कुछ जा ही नहीं रहा। मैं चाहती हूँ इनको लंबी उम्र दे भगवान, लेकिन लोगों के तो काम करे कम से कम। आप ये सोचिए कि इस समय क्या हालत हो गई है। हर 7वीं महिला अपने घर से निकलने से पहले 7 बजे के बाद सोचती है कि भैया मैं घर सुरक्षित पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। अनएम्प्लॉयमेंट का हाल इस प्रदेश में ऐसा हो गया है कि 1,80,000 पद खाली हैं, उसमें से 30,000 जो पद हैं वो शिक्षकों के पद हैं, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी में हम नंबर 1 पे आ रहे हैं। आप ये सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हेल्थ केयर की बात करें तो रिबन कटिंग मुख्यमंत्री हैं हमारे, हर जगह रिबन काट के आ जाते हैं। आज गुड़गांव, जो कि राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र कहा जा सकता है, आज सिर्फ एक सिविल हॉस्पिटल है, उसकी भी झज्जर हालत कर रखी है। इस बार के बजट में मल्टी चालू नहीं हुआ है। हॉस्पिटल के लिए मंजूरी दी गई, बजट मंजूर नहीं, बजट की तो ये मंजूरी हर चीज की दे देते हैं, बजट की तो मंजूरी हर चीज की दे देते हैं, लेकिन मुद्दों पे ये चर्चा बिल्कुल नहीं करते। आज सेशन शुरू हुआ, क्या इन्होंने जो आज सफाई कर्मचारी, आज मैं खुद होके आई हूं, आज सफाई कर्मचारियों का आज बहुत बड़ा, लगभग 10,000 के करीब सफाई कर्मचारी, महिलाएं, पुरुष बैठे हुए हैं, 65 डेज से वो बैठे हुए हैं और उनका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। ये हैरान कर देने वाली बात नहीं है। आज ये सोचिए कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आज उनको समर्थन दे के आए हैं और त्राही माम है, 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी गई है।
आज दिल्ली में हमने परमानेंट कर दिया सफाई कर्मचारियों को, और ये 9 साल से खट्टर साहब की खटारा सरकार क्या कर रही है? सोई हुई सरकार है। तो इसी से पता लगता है कि प्रदेश कितनी उन्नति पे है। अब आते हैं कि जो जिन मुद्दों को इन्हें उठाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि विपक्ष हमारा एक भी विधायक नहीं है जिसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन 2024 का आगाज हमने बोल दिया है, और यकीन मानिए कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रहे हैं। और शायद मैं आशा करती हूं कि जो विपक्ष में अब भारतीय जनता पार्टी और ये सारे कांग्रेस के नेता और इनेलो के नेता बैठेंगे, तो मैं आशा करती हूं कि विपक्ष की भूमिका कम से कम 2024 में ढंग से ये निभाएंगे। मैं इतनी तो आशा करती हूं इन लोगों से। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें सोचने वाली बात ये है कि खट्टर साहब से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, उसका कभी भी उत्तर, चाहे विधानसभा हो चाहे जनसंवाद, जो कि ये नकली पीआर एक्टिविटी करते हैं, कोई भी सवाल ये सीधा देते ही नहीं है। हर बात को तोड़ मरोड़ के बोलना, फैब्रिकेट करना। अरे भाई, आपको हरियाणा की सीएम साहब तो आंकड़ों के साथ जवाब देते हैं। सेशन में हम सुनते हैं सबसे लंबी प्रेस वार्ता 2 से 3 घंटे के आंकड़ों के साथ, पूरी रिसर्च के बिल्कुल प्रेस वार्ता करते हैं। रिसर्च जो उनकी टीम है, मैं उन्हीं को बोलना चाहती हूँ कि क्या उनको ये आंकड़े नहीं मालूम? हम देखते हैं। नहीं, ये बताइए कि क्या रिसर्च टीम को ये नहीं मालूम है कि किस तरीके से हरियाणा की शिक्षा बदहाली हो गई है। 1500 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं हरियाणा में जहां पे टॉयलेट नहीं है। क्या ये मुख्यमंत्री जी को संज्ञान नहीं है? और संज्ञान नहीं है तो भाई कमाल की बात है। फिर तो ये सोचने का विषय हो जाएगा कि ये मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, क्योंकि वहां पे तो ये राजस्थान में तो कैंपेन में जाके कुछ बातें करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब विधानसभा में बात करने की बारी आती है तो क्या सौगात दे रहे हैं, ये सोचने वाला विषय हो जाता है। चलिए, मैं सुभाष जी को चर्चा में जोड़ती हूँ। सुभाष जी, आप हैं फोन लाइन पर? जी हाँ, आवाज आ रही है? जी। क्या लगता है आपको, किन किन मुद्दों की गूंज इस बार सुनाई दे सकती है 3 दिन के सत्र में? देखिए, सत्र में पहले जिस मुद्दे पर आपने चर्चा की और जो सभी प्रवक्ता अलग अलग पार्टी के यहाँ मौजूद है आपके पैनल में, जिस चीज को लेकर आपस में तकरार और आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहे हैं, वास्तव में विधानसभा यानी विधायी जो संस्थाएं हैं उसका महत्व केवल एक पार्टी इस समय नहीं, बल्कि अगर आप पिछले दिनों के इतिहास को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि विधानसभा या विधायी संस्थाओं का महत्व सब लोग मिलकर गिरा रहे हैं। और जहां तक अंतराल की बात है या बैठक के जो दिवस होते हैं, अगर 3 दिन की बैठक रखी गई है इस बार, 3 दिन को लेकर मेरा ये मानना है कि आमतौर पर जितने विधायक हैं उनको सबको अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने का मौका मिलना चाहिए। इतना तो समय जरूर होना चाहिए विधानसभा की बैठक को लेकर, इस तरह की बात जरूर होनी चाहिए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं कि वो एक तात्कालिक व्यवस्था भी होती है कि अगर लगता है कि कुछ ऐसे विशेष मुद्दे हैं, महत्व के मुद्दे हैं जनता के महत्व के, तो फिर वो समय आगे बढ़ा देते हैं, सदन में समय बढ़ा देते हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन जिन मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुद्दे सबसे ज्यादा ज्वलंत, अब आप देखिए बैठक के आसपास ही एसवाइएल को लेकर बैठक होने वाली है, 2 राज्यों के बीच में है। इतने लंबे समय से, इतने दशक के बावजूद आज तक इस मुद्दे का हल इस प्रदेश के हक में नहीं जा पाया है। हालांकि कोशिश हुई है, लगातार कोशिश हुई है, और यही कोशिश के कारण ही अदालत से हरियाणा के फेवर में जो निर्णय आए हैं, पंजाब को जो कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र का एसवाइएल का निर्माण करके दीजिए, मगर केंद्र सरकार मध्यस्थता कर रही है। अब तक उसका नतीजा बहुत हद तक धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। कानूनी लड़ाई में जरूर कामयाबी हासिल हुई है, ये बात है। दूसरी चीजें मैं ऐसा सोचता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, पहले ही बजट जब भी मनोहर लाल जी ने पेश किया था, पहला बजट जब दूसरे कार्यकाल में, तो उनका फोकस हमेशा था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस था, और इसीलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस करने की बात कही थी, इन्वेस्टमेंट की बात कही थी। उस दिशा में काफी कुछ इनको करना है, क्योंकि इनका 5वां वर्ष चल रहा है कार्यकाल का। ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर सरकार है। हालांकि अभी उन्होंने ये कनेक्टिविटी को लेकर के जो 5G
का जो बेस है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर अभी जो इनकी बैठक हुई थी इनके मंत्रिपरिषद की, उसमें उन्होंने उसको पास किया है, उसको मंजूर किया है और उसको लेकर संभव है विधानसभा में वो विधेयक लेकर जरूर आएंगे। और साथ साथ जो विपक्षी जैसे कॉलिंग अटेंशन की बात कर रहे हैं, चाहे यमुनानगर की बात है या फिर शिक्षा से संबंधित है, या शिक्षा में जैसे आप कॉलेज की बात करें, कॉलेज में हाईकोर्ट में मुद्दा गया हुआ है। हाईकोर्ट ने जब इनसे पूछा तो उसमें से 5,000 से 3,000 के बीच में लगभग पद असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली हैं और उनको उन्होंने अब कौशल निगम के माध्यम से भर्ती करने की बात कही है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले बयान भी दिया है। लेकिन जो उसके लिए योग्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है या फिर एक प्रॉपर यूजीसी के नॉर्म्स के तहत जिन्होंने पीएचडी की है, उनकी भर्ती कब होगी? इस तात्कालिक भर्ती पर सरकार आखिर क्यों जोर दे रही है? क्यों आप ऑन कॉन्ट्रैक्ट भर्ती करना चाहते हैं? तो ये सब जनता के मुद्दे हैं जिसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मुद्दा अवश्य विधानसभा में उठेगा। रही बात कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था को लेकर जो केंद्र सरकार की, जैसे आप एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ बिंदु को दिखाया गया है हरियाणा के बारे में, चाहे वो बलात्कार का मुद्दा हो या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, ये सब मुद्दा भी विपक्ष तो निश्चित रूप से उठाएगा। उसको एक मौका मिल गया है कि भाई केंद्र में आपकी सरकार है और वहां उनके निर्देशन में चलने वाली संस्था ने अगर कोई रिपोर्ट दी है तो उस रिपोर्ट का जवाब तो सरकार को देना ही चाहिए। आंकड़ों के आधार पर तथ्यात्मक जवाब जरूर देना चाहिए। डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी एक है और ये मुद्दा क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से आपने देखा है कि स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग का कामकाज नहीं देख रहे थे। विवाद क्या था हम सभी जानते हैं और अब उस विवाद का कुछ हल निकल गया है। तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, खासकर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से, क्योंकि डॉक्टर्स ने स्ट्राइक का अल्टीमेटम दे दिया है और वो बहुत जेन्युइन डिमांड है। ज्योति जी, बहुत जेन्युइन डिमांड है इस प्रदेश का और डॉक्टर्स की ओर से भी कि आप जो सलाहकार हैं या जो विशेषज्ञ सलाहकार हैं, डॉक्टर्स हैं, उसकी नियुक्ति आप कब करेंगे? क्यों सरकारी अस्पतालों में जो वरिष्ठ सलाहकार होते हैं, सीनियर कंसल्टेंट होते हैं अलग अलग विभागों की चिकित्सा के क्षेत्र की दृष्टि से, आप उस प्रकार के स्पेशलिस्ट की नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उसके उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो उनके पर्क्स हैं, जो उनकी सुविधाएं हैं, अपेक्षाकृत प्राइवेट हॉस्पिटल से काफी कम है और ये बड़ा कारण है कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट है, वो नहीं आ रहे हैं सरकारी नौकरी में। तो ये कई अहम मुद्दे हैं जो आपने गिनवाए हैं सुभाष जी। वंदना पोपली जी, एक शराब का मामला भी है, जहरीली शराब का मामला, जिसको लेकर कामरू को प्रस्ताव कांग्रेस ने लगाया था, इसे कॉलिंग अटेंशन में कन्वर्ट कर दिया गया। बड़ा मुद्दा आखिर जिसे लेकर सरकार घिरने वाली है कि सरकार की नाक के नीचे कैसे जहरीली शराब बनाई गई, बेची गई, लोगों की जान चली गई, सरकार को कोई जानकारी नहीं, कोई भनक नहीं रही। देखिए ज्योति, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत भी हुई और अभी सुभाष चौधरी जी ने भी कई मुद्दे उठाए। उनका जो सबसे आखिरी मुद्दा था उस पर भी मैं बात ज़रूर करूंगी। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो मुझे ये लगता है कि जो डॉक्टर्स की कमी है वो पहले से चली आ रही थी और उसको कमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया वो स्टेप बताना ज़रूरी है। सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स को बढ़ाना, वो काम हमने किया। तकरीबन 750 से 2250 हमने मेडिकल सीट बढ़ाई ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को डॉक्टर्स मिले और एक बॉन्ड पॉलिसी लाना भी उसी के पीछे एक यही कारण था कि अगर सरकार के खर्चे पर कोई डॉक्टर बनता है तो कम से कम वो 3 साल के लिए 5 साल के लिए जो सरकार की जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर सेवा करे। तो उसमें भी विपक्ष को वहाँ पर भी राजनीति दिखाई दी, उन्होंने राजनीति करी। लेकिन ये तमाम तरह के जो काम है मेरी सरकार द्वारा, ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं है या हम चिंतित नहीं है, लेकिन उस डायरेक्शन में फॉर द टाइम बिंग नहीं करके एक लॉन्ग टर्म में भी हम उसको काम को कर रहे हैं। और सैलरी तो प्राइवेट अगर मैं हॉस्पिटल से बोलूं तो उससे बेहतर है, लेकिन जो वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उसकी तरफ उनका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, गांव की बजाय शहर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें हमारे को मालूम है। लेकिन जहाँ तक और जो मुद्दे आए हैं, कुछ एक बातें जो हैं उस पर मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले रेडू जी ने कुछ मसाले की बात करी, कुछ मज़ा की बात करी। मतलब सच में रेडू जी से उम्मीद नहीं थी कि वो तो बहुत ही सीनियर हैं
और इस तरह की बातों कभी करते नहीं है। और मुझे लगता है जो प्रदेश की जनता है वो किसी मसाले और मजे के लिए नहीं है, कम से कम वो विधानसभा जो है वो जनता की गाड़ी कमाई से चलता है। वहां पे कोई मसाला मजा जूता चलाना ये सब नहीं चाहिए होता। वहां पर ये चाहिए होता है कि आप प्रश्न रखें। आपने यहाँ पर कहा कि सरकार सभी को समय दे, सभी विधायकों को समय दे कि वो प्रश्न पूछे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ही अगली बार आप कहते हैं कि मैंने जो अभय जी हैं उन्होंने 12 कॉलिंग अटेंशन लगा दिए, 10-15 स्टार एंड स्टार लगा दिए। आप कहते हैं कि एक विधायक को तो सारा समय मिल जाए, बाकियों को नहीं मिले। चलिए, वो भी आपको अभी तक ये नहीं पता कि जितने भी उन्होंने कॉलिंग अटेंशन लगाए हैं या स्टार एंड स्टार क्वेश्चन लगाए हैं, हो सकता है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में किसी और के साथ भी कनेक्टेड हो। तो उसको आप इतना जल्दी नहीं बोल सकते कि उनको मौका ही नहीं मिला उस मुद्दे को उठाने के लिए। कम से कम उसको देखकर उसके बाद जाना चाहिए था। तो दूसरी बात, मुआवजे को लेकर भी अभी इन्होंने एक बात कही कि बाढ़ को लेकर, ये अभी आज 6 घंटे पहले की ट्वीट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मुख्यमंत्री जी ने 98 करोड़ का बाढ़ को लेकर मुआवजा जो है रिलीज हो चुका है। ये मुझे लगता है कि ये सब जगह शायद यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो 98 करोड़ का जो मुआवजा है वो रिलीज हो चुका है। तो इसकी जानकारी भी रखनी चाहिए, सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं हो। अभी मैं आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है उन पर आती हूँ। आपने बड़े मुद्दे उठाए, लेकिन एक आपने कहा कि राम पर राजनीति करते हैं, तो राम पर राजनीति ना हमने आज तक करी है ना आगे करेंगे। लेकिन आपने जो शुरुआत में गलत बोला है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा कि वो राम हमारे मन में बसते हैं और ये हर भारतवासी के मन में बसते हैं। और मुझे लगता है उस पर राजनीति ना हमने की है, ना मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे को धर्म और जाति की राजनीति पर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं। और वही इंडी गठबंधन है जो जाति, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उस पर भी आ रही जाति जनगणना को लेकर जो है इंडी गठबंधन सबसे आगे रहता है, वो भी इनको देखना चाहिए। और धर्म के नाम पर किस प्रकार से तुष्टीकरण होता है वो मुझे बताने की आवश्यकता है। बीच में अपने बारे में बोलिएगा, वंदना जी, अपने बारे में आप बोलिएगा, अपने बारे में ज्योति के प्रश्न का जवाब, ज्योति के प्रश्न का जवाब। शराब कांड को लेकर तो सरकार को घेरा ही जाएगा कि सरकार की नाकामी तो रही। देखिए, मैं इस चीज को कहती हूँ कि जो जिनके परिवार के लोग गए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर कोई अपराध कर रहा है उसको रोकने का काम हमारे को है। लेकिन अगर किसी कारण से अपराध हो गया है तो उसको तुरंत सजा देना और इस तरह का कोई काम नहीं हो, ये काम भी हमारा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सारी बातें कह रहे थे। मैं तो अपने मुख्यमंत्री का बड़प्पन मानती हूँ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि उसमें से जो मुख्य आरोपी है वो कांग्रेस का है, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कहते कि पूरी की पूरी कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व है। अगर यही बात भारतीय जनता पार्टी की होती तो ये शोर मचाए घूमते कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर ऐसा निकल गया तो हम पूरी पार्टी में बहुत विस्तार से अपनी बात और लास्ट बात जो रमन जी बार बार ये कहते रहे कि हम चर्चा चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी या इनके कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, झारखंड से जो गिनती खत्म नहीं हो रही, स्कोर खत्म नहीं हो रहा, उस पर तो ये जवाब कभी देते नहीं है। चर्चा खाली ये थोड़ा है कि आप आए, शोर मचाएं और चले जाएं। और आप सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहें और ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करना चाहें तो वो राजनीति नहीं होती। आपको हर एक बात का जवाब आपको भी देना पड़ेगा। मानते हैं तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा। तो झारखंड में जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान का दरवाजा, उसकी शटर खुला, पहले गालियां बाहर आई और अब नोटों के पहाड़ बाहर आए। कांग्रेस का जवाब जरूर देना। राहुल गांधी को कुछ कहना भी था, कहां से आते हैं? रमन जी बोलिए आप। देखिए, वंदना पोखली जी इतनी सीनियर प्रवक्ता हैं तो फिर अमेरिका कनाडा की भी चर्चा कर लेते हैं ना। हरियाणा विधानसभा की चर्चा हो रही है, हरियाणा के मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं। जहरीली शराब से मौतें क्यों होगी ये पता नहीं, अब थोड़ी देर बाद जर्मनी ना चली जाएं, हरियाणा में रहे ना। आप तो इटली हो आए, जहाँ की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, फिर आप इटली हो आए ना, इटली नहीं जाऊंगी, चिंता मत करिए। मेरी बात तो सुनिए ना, भेज देंगे कुछ एक लोगों को, इटली नहीं जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, इटली नहीं जाएंगे, इटली भेज जरूर देंगे। ये ज्योति जी से इटली भेज जरूर देंगे, कर लेंगे।
बात चर्चा का जवाब दिया मैंने रमन सिंह, मैंने चर्चा की बात का जवाब दिया। जब आप चर्चा चाहते हैं तो चर्चा का जवाब भी दें, या आप चर्चा अगर आप चाहते हैं तो चर्चा का जवाब भी दें। मैंने चर्चा का जवाब दिया और फिर से बोल रही हूँ जर्मनी चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, लेकिन इटली भेज जरूर देंगे। लेकिन हरियाणा के मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे आप, पता नहीं कहाँ से। मैंने तो पूरी बात ही हरियाणा के मुद्दों पे करी। ज्योति जी अब इतनी देर से बोल रहे थे, मैं चुपचाप। बिल्कुल रमन जी बड़े धैर्य से सुन रहे थे, आप भी सुनिए पोपली जी, आपकी बारी में नहीं बोले थे। इनको कहो अब शांति रखें, हरियाणा में रहें। हरियाणा में जहरीली शराब से मौतें हो गई। जिस मंत्रालय से दुष्यंत चौटाला जी स्वयं आते हैं वो राजस्थान में घूम रहे थे, एक्साइज मंत्रालय उनके पास था, एक बार भी वो वहां पे दिखाई नहीं दिए। अगर बात करते हैं कि उसमें कांग्रेस के नेता का नाम आ गया, किसी का आ गया, किसी भी पार्टी के का आ गया, तो सरकार आपकी है, जिस पे मर्जी मुकदमा दर्ज कर लो, इसमें कौन आपको रोक सकता है? आप दोषी जिसको मर्जी बना दो, ये तो तय करेगा माननीय हाई कोर्ट। दूसरी बात, आज नशा हरियाणा में गांव-गांव तक दिख रहा है। एक बात रमन भाई मैं इंटरफेयर नहीं कर रही, मैं आपको बीच में रोक नहीं रही। सिर्फ इतनी सी बात, आप बोल रहे किसी को भी मना दो, सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनल करेगा, तो आपके नेता ने उसको क्यों निकाला? आपके अध्यक्ष ने उसको पार्टी से क्यों निकाला? आप सुनिए अभी, आपके अध्यक्ष ने उस व्यक्ति को पार्टी से क्यों निकाला? ठीक है, इनका सवाल ये है, रमन जी ये कह रहे हैं कि वो क्योंकि आपकी पार्टी के पदाधिकारी भी थे, उन पर कार्रवाई क्यों की? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा वो ठीक है या नहीं है, तो आपने क्यों निकाला? पोपली जी आप ठीक है, आपका सवाल आ गया रमन जी। ज्योति जी ये तरीका सही नहीं है डिबेट। ठीक है, तो मैंने रोका इनको, लेकिन ये आपसे इसी विषय पर एक और सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर अदालत ही तय करेगी तो आपके संगठन ने कार्रवाई क्यों की? ज्योति जी मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, मुकदमा दर्ज सरकार जिस पे मर्जी कर सकती है। जब ये गिर जाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, सच का सामना करने से हमेशा भागते हैं। सरकार आपकी थी, जहरीली शराब बिकती रही, आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपका हेल्थ मिनिस्टर 2-2 महीने तक कामकाज नहीं देखता और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है। जींद में और कैथल में क्या हुआ है बेटियों के साथ, और आप तो एक महिला होने के नाते इतने कमाल कर दिया आपने। आप चारों तरफ से गिरे हुए हो, नशे पे गांव-गांव में नशा बिक रहा है, और आज आप विपक्ष पे भांडा फोड़ रहे हो। 10 साल से सत्ता में हो आप, कोई ना यहाँ चने नहीं बेच रहे आप लोग। आपने हरियाणा को कहाँ पे खड़ा कर दिया है, सोचना पड़ेगा। जींद में बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है स्कूलों में, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सच का सामना करना सीखे वंदना पोपली जी, मुझे भी आता है बोलना, मैं आपका सम्मान करता हूँ। जब सच पे गिर जाते हैं ना, आप जवाब देना जब आपकी बारी आएगी, ऐसे नहीं आप जवाब दे सकते बीच में। उसके बाद कानून व्यवस्था आज हरियाणा के अंदर ज्योति जी ऐसी है, कोई किसी को गोली मार देता है, कोई किसी से फिरौती मांग लेता है, और सरकार की अफसरशाही पे बिल्कुल भी कोई पकड़ नहीं है। और विधानसभा आज लॉटरी से चलेगी, इसका मतलब तो ये है लॉटरी में जो मुद्दा खुलेगा सिर्फ सरकार उसी पे चर्चा करेगी, जो लॉटरी में नहीं निकला वो मुद्दा ही नहीं है। ये सेशन चलेंगे आज हरियाणा के। बिल्कुल अहम सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन अभी पोपली जी अभी समय मुझे लगता है ज्योति नहीं, अब मेरी बारी हो गई रमन जी, अब मेरी बारी हो गई। पोपली जी आप कह रहे हैं कि लॉटरी से क्या मुद्दे चलेंगे? अरे कम से कम हुड्डा जी से तो पूछ लेते रमन जी, कम से कम हुड्डा जी से तो पूछ लेते, जिन्होंने इस बात को कहा वहाँ पे लॉटरी में विधायकों का नंबर, उससे कितने क्वेश्चन आएंगे, बात उसकी है। कम से कम हुड्डा जी से तो पूछ लीजिए, अपने विधायकों से तो पूछ लीजिए। मैं डिबेट को वाइंड अप की ओर ले जाती हूँ अभी। वंदना पोपली जी, रमन जी, मैं वंदना पोपली जी, अब मेरी बारी है। ज्योति ने मुझे कहा पोपली जी अभी नहीं, आप भी रुकिए, अभी आप रुकिए पोपली जी, आप भी रुकिए। रमन जी ये विंडो हटाइए पीछे, ये विंडो हटाइए। ट्रक नशा पकड़ा जाता था। रेड्डी साहब नहीं, मैं कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता दोनों से कह रहे हैं, आप सुनिए अभी। वंदना पोपली जी, रमन जी, आप दोनों रुकिए अभी। आरोप लगा रहे हैं, अपने नेता का जवाब दो ना पहले। आपके नेता कैसे पकड़े गए? जो पूरे के जिले आपने नशे हो दिए, ट्रक पकड़े जाते थे, वो भूल गए आप समय। रमन सिंह ठीक है, बुखलाए हो, समझ आता है, बुखलाए हो। आपके एक प्रश्न का जवाब यहाँ पर भी मिलेगा, विधानसभा में भी मिलेगा, लेकिन फिर वंदना पोपली जी अभी समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। रेड्डी साहब आपने जो कहा, नहीं आपकी बारी नहीं है मैडम, आपको मैंने बहुत टाइम
दिया था, आपको मैं टाइम दे चुकी हूँ, अभी वाइंड अप का टाइम है, आखिरी कमेंट में ले रही हूँ, आपको मैं बहुत टाइम दे चुकी हूँ। रेणु साहब आप बोलिए, विजेंद्र रेणु जी हो रही है तभी ये बौखला रहे हैं। विजेंद्र रेणु जी बोलिए, अपनी पब्लिक ये तरीका ठीक नहीं है आपका। रमन जी आप भी रुकिए, तरीका ठीक नहीं, आप दोनों को म्यूट कराना होगा। हो रही है 3 राज्यों में कर दी। वंदना पोपली जी, पीसीआर सभी को म्यूट कीजिए, रेणु साहब के अलावा सभी को म्यूट कीजिए। और अभी तो आप आ गए थे। वंदना पोपली जी, आप क्या, ये क्या तरीका है आपका, ये क्या तरीका है मैडम, आप कैसे डिबेट कर रहे हैं? रेणु साहब आप बोलिए, बाकी सभी को म्यूट करें। ये दूसरे का समय ना ले और सुनने की भी हिम्मत रखे, धैर्य रखे। नहीं बोले थे ये, आपकी बारी में कोई भी नहीं बोला था। ज्योति जी देखिए, मैंने इनेलो को समय दिया था, आपके सुनने में फर्क रहा, मैंने इनेलो को टाइम दिया एक बात कहने का काम किया। आपने जो कहा कि मसाला देते हैं अगर जो डाला, इस बात से सभी को परेशानी है, मसाला लेकर के नहीं जाना चाहिए जी। हाँ, ये इन्होंने कहा कि विधानसभा में मसाला लेकर के नहीं जाना चाहिए, प्रश्नों को लेकर के जाना चाहिए। मैं इनको समझाना चाहूंगा कि आपके प्रश्न को भी ये ध्यान से सुने। आपने मसाला से शुरुआत की थी कि अभय सिंह के पिटारे में क्या मसाला होगा, उसी बात को आगे बढ़ा करके मैंने मसाला शब्द का प्रयोग किया। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, हाँ, आपके शब्द को ही आगे बढ़ा करके मैंने मसाला तो नहीं कहा था। अदरवाइज अभय सिंह जितना सिंसियर लीडर, अभय सिंह जितना, हाँ, अभय सिंह जितना सिंसियर लीडर और अभय सिंह जो फैक्ट लेकर के विधानसभा में जाते हैं, कोई भी लीडर ऐसे फैक्ट लेकर के नहीं जाता और इतना सिंसियर वहां पर कोई भी लीडर नहीं है जितना अभय सिंह जी वहां पर है। दूसरी बात, अभी हमारी प्रियदर्शनी बहन ने बड़ी अच्छी बात की हमारे को छेड़ करके। मैं इनको ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहले एनसीआरबी के अभी ताजा रिकॉर्ड में उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि मोस्ट अनसेफ लेडीज इन दिल्ली आउट ऑफ इंडिया, मोस्ट अनसेफ लेडीज जो है दिल्ली में और सेकंड हरियाणा की पोजीशन है। दूसरी बात, इन्होंने अभी जो चुनाव हुए, ये बदलाव की यात्रा निकालने जा रहे हैं। सर माफी बदलाव की यात्रा के लिए ये बोल रही है, जिन्होंने आबादी पार्टी से आखिरी कमेंट, सीट लड़ाई राजस्थान में 85, छत्तीसगढ़ में 54, हर जगह नोटा से भी कम परसेंटेज वोट लेने वाले ये लोग हरियाणा में किस प्रकार का बदलाव करना चाह रहे हैं, कौन सा बदलाव करना चाहते हैं आप? पहले अपने प्रियदर्शनी के अलावा सभी म्यूट रहे पीसीआर। 500 से ज्यादा, ये समझने वाली बात है। और उससे पहले, इस बात को बताने से पहले एक बात और बता दूं मैं कि ऐसा नहीं है कि ये हाल इनका यहाँ इस विधानसभा में भी है। अगर आप केंद्र में भी देखेंगे तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सांसदों को ये निष्कासित करते हैं। खुद इनके बिदुड़ी साहब गाली गलौज पे आ गए, ठीक है, बदतमीजी पे आ जाए, कुछ भी बोले, ये छू नहीं बोलते, कोई कार्रवाई नहीं करते उसके ऊपर। लेकिन अगर हम सही इनसे प्रश्न पूछ लें, विपक्ष का कोई नेता इनसे सही प्रश्न पूछ ले तो डर के मारे उसको निष्कासित कर देते हैं। ये इनका डर बताता है, ये बताता है कि किस तरीके से ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। 500 से ज्यादा औषधि केंद्र इन्होंने खोलने की घोषणाएं की थी, क्योंकि वंदना बहन घोषणाओं की बहुत बात कर रही थी। उसमें से 93 बंद हो चुके हैं, 58 जो हैं इस समय दिखाई दे रहे हैं चलते हुए, वो भी झज्जर हालत में। दूसरी बात, 8000 से ज्यादा क्लासरूमों की कमी है, 8000 से ज्यादा क्लासरूमों की कमी है। नशा तो ऐसा इन लोगों ने जो आज वाइंड अप का टाइम, आप नए टॉपिक नहीं छेड़ पाएंगे। मैं सुभाष जी से चर्चा का आखिरी कमेंट अभी चाहूंगी। एक मिनट, 28% की कमी की है हमने पंजाब में। नशे की जो इन्होंने दुकान यहाँ पे खोल रखी है हरियाणा में। पंजाब में तो हाल बेहाल है और पंजाब के पास लगते इलाकों का हरियाणा में भी हाल बेहाल है। पंजाब के साथ लगते होने का तो हरियाणा में नुकसान झेल रहा है। ज्योति जी आंकड़े देखिए, 28% की कमी है। आंकड़े देखती हूँ मैं, 28% की कमी है, 28% की कमी है। आप रुकिए अभी, सुभाष जी आखिरी कमेंट चर्चा का। देखिए ज्योति जी, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये विधानसभा सत्र इस दृष्टि से, जो गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग अनिल विज जी के पास है, इन दोनों विभागों को लेकर थोड़ा विवाद सत्र के पहले से चल रहा है
एक तरफ स्वास्थ्य विभाग का कामकाज अनिल विज जी पिछले 1-2 महीने से नहीं देख रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अनिल विज जी इस बार प्रश्नकाल के दौरान उठने वाले स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सवालों का जवाब स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर विधानसभा में देंगे या नहीं देंगे। और दूसरी बात, जो कानून व्यवस्था की बात उठाई जा रही है, जिसको लेकर विजेंद्र रेड्डी जी ने भी बातें कही है या कांग्रेस प्रवक्ता रमन सिंह जी ने भी बातें कही है, महिला से संबंधित या फिर जो उचाना सरकारी स्कूल में बलात्कार का जो मुद्दा हुआ है, या फिर जो अभी नेशनल लेवल पर जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर के, इस पर मुझे लगता है सरकार को थोड़ा संजीदगी से काम करने की जरूरत है और सरकार को बहुत प्रभावी तरीके से इस मामले में काम करने की आवश्यकता है। कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, आगे समय नहीं चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। और चर्चा हमने सत्र को लेकर की, 3 दिन का सत्र, क्या कुछ इसमें खास रहेगा, किसकी कैसी तैयारी है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।